तुम मुझसे ब्याही गई हो, अब ये रोना धोना बंद करो, मुझे अपना हक चाहिए। कबीर जैसे ही नब्या के करीब आया वो रोते हुए पीछे हटने लगी और सुबकते हुए बोली, कितने बड़े हैं आप मुझसे, दूर रहिए मुझसे, मैं किसी और की अमानत हूँ। ये सुनकर कबीर के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अब तो इसी बड़े उम्र के आदमी के साथ तुम्हें अपनी शादी की पहली रात बितानी होगी। कबीर पूरे 10 साल बाद न्यूयॉर्क से भारत लौटा था, सिर्फ अपने परिवार के एक बेहद करीबी समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर जब दूल्हा और उसके घर वाले लालच में आकर बारात लेकर नहीं आए तो कबीर के दादाजी ने अपने दिवंगत बिजनेस पार्टनर की बेटी नब्या की जिंदगी और कुल की इज्जत बचाने के लिए उसका हाथ कबीर के हाथ में सौंप दिया। कबीर 36 साल का एक समझदार और कामयाब लड़का था, जबकि नब्या अभी सिर्फ 20 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की। उसकी मासूम खूबसूरती को देखकर कबीर ने हक जताते हुए उसे अपनी बाहों में भींच लिया। सुबह मैं दादाजी से आपकी शिकायत करूंगी। नब्या घुट घुट कर रो रही थी। कबीर ने उसे जबरन अपने सीने से लगाते हुए शांत करने की कोशिश की, लेकिन नब्या का दिमाग तो उस पल को याद करके फटा जा रहा था जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े थे और उसने रोते हुए शादी के 7 फेरे लिए थे। रोने की वजह से नब्या की नाक लाल हो चुकी थी, जिससे लाल रंग के भारी ब्राइडल लहंगे में उसका रूप और भी बिखर रहा था। पर वह खुद को इस वक्त दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की समझ रही थी। दूसरी तरफ कबीर खुद हैरान था कि उसकी जिंदगी में एक क्या मोड़ आ गया था। न्यूयॉर्क में अपनी कड़वी यादों के बाद उसने तय कर लिया था कि वो कभी किसी औरत के साथ घर नहीं बसाएगा। वो 36 साल का एक ऐसा आत्मनिर्भर इंसान था जिसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। पर उसे क्या मालूम था कि इंडिया आते ही महज 1 हफ्ते के अंदर वो शादी के इस अटूट बंधन में बंध जाएगा। नव्या लगातार रोए जा रही थी। उसने घूंघट के पीछे से कबीर को देखा। उसने शादी के कार्ड पर कबीर की उम्र देखी थी 36 साल। भले ही वो दिखने में बेहद हैंडसम, फिट और अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगता था, लेकिन था तो वो 36 साल का ही। नब्या ने अपने होने वाले पति के लिए ना जाने क्या क्या सपने सजा रखे थे कि वो उसकी उम्र का होगा, उसका दोस्त बनेगा। पर यहाँ तो उसे एक अंकल मिल गए थे जो शायद बात बात पर रोक टोक करेंगे और रूढ़िवादी ख्यालात के होंगे। ये सब कबीर के दादाजी का फैसला था, जो पिछले कुछ समय से बहुत बीमार चल रहे थे। कबीर जानता था कि नब्या उससे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन दादाजी ने नब्या के दिवंगत पिता, जो उनके सबसे अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे, उनसे वादा किया था कि वो उनकी बेटी को एक सुरक्षित हाथ में सौंपकर ही इस दुनिया से जाएंगे। कबीर जैसा समझदार और मजबूत इंसान नब्या के लिए सबसे सुरक्षित फैसला था। तभी नब्या ने अपनी सहेली रिया, कबीर की छोटी बहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज रिया, मुझे कमरे में ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। नब्या की हालत देखकर रिया भी घबरा गई। वो जैसे ही उसे उठाने लगी, कबीर की मां नीलम जी ने टोंकते हुए कहा, रिया, इसे कहाँ ले जा रही हो? अब रस्मों के मुताबिक नब्या सीधे कबीर के कमरे में जाएगी। ये सुनकर नब्या का दिल बैठ गया। वो इतनी जल्दी कबीर का सामना अकेले में नहीं करना चाहती थी। रिया ने उसका हाथ थामा और उसका भारी लहंगा संभालती हुई उसे कबीर के कमरे में ले आई। कमरा बहुत ही सलीके से और आधुनिक तरीके से सजाया गया था। कबीर के आने से पहले नीलम जी ने यह कमरा सेट करवाया था और इत्तेफाक से नब्या और रिया ने ही मिलकर 2 दिन पहले इसे सजाया था। नब्या को तब अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद इस कमरे की मालकिन बनने वाली है। रिया जब जाने लगी तो नब्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो नब्या, मैं जानती हूँ ये सब अचानक हुआ है, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वो लालची लोग बारात लेकर नहीं आए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शायद तुम्हारी किस्मत में मेरी भाभी बनना ही लिखा था। रिया तो बहुत खुश थी, क्योंकि नब्या उनके घर में एक सदस्य की तरह ही पली बढ़ी थी और अब वो हमेशा के लिए उसी के घर में रहने वाली थी। लेकिन नब्या अंदर से टूट चुकी थी। वो दिल ही दिल में अपने पहले मंगेतर आरव को कोस रही थी, जिसने ऐन वक्त पर उसे धोखा दिया था। रिया के जाने के करीब 1 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। नब्या, जो बेड के सिरहाने से टिकी बैठी थी, एकदम सतर्क हो गई। उसने डर कर सामने देखा, जहां से कबीर कमरे के अंदर आ रहा था।
कबीर ने इस नाजुक और कम उम्र लड़की को देखा। वो दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। कबीर को उस पर तरस आ गया। उसका कांपता वजूद देखकर कबीर ने बेहद नर्म लहजे में कहा, रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये भारी कपड़े बदलने हैं तो चेंज कर लो। नब्या को लगा कि कबीर अंदर ही अंदर इतनी कम उम्र की बीवी पाकर खुश हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कबीर ने कहा, अब रोना बंद करो, जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ। नब्या फौरन उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी जहां उसका एक आरामदायक नाइट सूट रखा था। जैसे ही उसने अलमारी से कपड़े निकालने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसके भारी लहंगे के ब्लाउज की पीछे की जिप, जो ट्रेलर ने बहुत फिटिंग की सिली थी, अचानक नीचे सरक गई। कबीर, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, कपड़ों की सरसराहट से चौंक कर पलटा। पारदर्शी दुपट्टे के पीछे से नब्या की खुली पीठ देखकर कबीर के पूरे वजूद में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। नब्या को जैसे ही महसूस हुआ, उसने तुरंत अपनी पीठ अलमारी से सटा ली और हाँफने लगी। कबीर ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और गंभीर आवाज में कहा, जाओ चेंज कर लो, मैंने कुछ नहीं देखा। वो अपना रुख मोड़कर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद नब्या ड्रेसिंग रूम से कपड़े बदलकर बाहर आई और सोफे पर लेटने लगी। यह देख कबीर हैरान रह गया। वहां क्यों सो रही हो? यहाँ बेड पर आ जाओ, काफी जगह है। नब्या गुस्से में तमतमा उठी, मुझे आपके पास नहीं सोना। एक तो मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी आपसे कर दी गई। आप खुद को देखिए और मुझे देखिए, कितने बड़े हैं आप मुझसे। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। कबीर उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। देखो, मेरी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं है, और वैसे भी मैंने ऐन वक्त पर हालात को संभाला है, और तुम मुझे ही सुना रही हो। उसने नब्या का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाना चाहा। नब्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। छोड़िए मुझे, मुझसे दूर रहिए, मैं सब समझती हूँ। आप मुझे छूने के बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपकी खुशफहमी है। मैं किसी और से प्यार करती थी, और ये शादी मेरे लिए एक समझौता है। कबीर उसकी बेबाकी देखकर दंग रह गया। उसने शांत होकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। मैं कोई असंस्कारी मर्द नहीं हूँ। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। कबीर का लहजा इतना साफ और मेहरबान था कि नब्या उसे देखती रह गई। दिखने में वो वाकई 27-28 साल का ही लगता था। फिर भी नब्या बेड पर नहीं गई और सोफे पर चादर ओढ़कर लेट गई। कबीर लापरवाही से अपना फोन चलाने लगा, जबकि नब्या चादर के अंदर चुपचाप आंसू बहा रही थी। कबीर जब 10 साल बाद न्यूयॉर्क से भारत वापस आया था, तो उसका आना पूरे परिवार के लिए एक सरप्राइज था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी छोटी बहन रिया खुशी से चीखते हुए उससे लिपट गई थी। नब्या, जो इस वक्त बगीचे में चमेली के फूल इकट्ठा कर रही थी, इस शोर को सुनकर पलटी। उसने देखा कि सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहने एक बेहद हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का आदमी खड़ा था। नब्या उसे एकटक देखती रह गई। रिया ने नब्या से कबीर का परिचय करवाया। नब्या, देखो, ये मेरे कबीर भैया हैं, इतने सालों बाद वापस आए हैं। कबीर की माँ नीलम जी तो खुशी के मारे रो पड़ी, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो कबीर को वापस विदेश नहीं जाने देंगी। कबीर सबके लिए तोहफे लाया था, लेकिन वो नब्या को नहीं जानता था। रिया ने कबीर को बताया, भैया, नब्या हमारे पापा के दिवंगत बिजनेस पार्टनर अंकल की बेटी है। अंकल और आंटी के जाने के बाद दादाजी इन्हें अपने घर ले आए थे, और अपनी देखरेख में ही इनकी शादी तय की है। बाद में नब्या ने अकेले में रिया से पूछा था, तुम्हारे भैया ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रिया ने उदास होकर बताया था, भैया ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी लड़की से शादी की थी, लेकिन वो रिश्ता टिक नहीं पाया और उनका तलाक हो गया। घर में नब्या की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नब्या और रिया एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, जहां रिया की एक दोस्त के भाई आरो ने नब्या को पसंद कर लिया था। नब्या भी आरो को चाहने लगी थी। दादाजी ने लड़के वालों को सीधा साधा समझकर रिश्ता मंजूर कर लिया था, लेकिन दादाजी और नब्या इस बात से बेखबर थे कि आरो का परिवार बेहद लालची था। वे मिडिल क्लास लोग थे, और उन्होंने कबीर के दादाजी की संपत्ति और नब्या के पिता के छोड़े हुए बिजनेस शेयर के लालच में यह रिश्ता जोड़ा था, ताकि आरो को उनकी कंपनी में बड़ी पोजीशन मिल सके। आज संगीत की रात थी। कबीर पारंपरिक कुर्ता पैजामा पहने महफिल में बैठा था।
उसकी शानदार शख्सियत के आगे बाकी सब लोग फीके लग रहे थे। मेहमान नब्बे से ज्यादा कबीर की वापसी की चर्चा कर रहे थे। कबीर सबसे हंसकर मिल रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि दादाजी बेहद परेशान चेहरे के साथ अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। उनके पीछे कबीर के पिता आनंद जी भी जा रहे थे। कबीर अनहोनी की आशंका से तुरंत दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? कबीर ने दादाजी के कमरे में दाखिल होते ही पूछा। तभी दादाजी गुस्से में तमतमाते हुए बोले, वो लोग तो बड़े ही नीच और लालची निकले कबीर। अभी मेरे मोबाइल पर लड़के वालों का फोन आया था। आरव का बाप कह रहा था कि हमने शादी की व्यवस्था और उपहार बहुत कम दिए हैं। उनके खानदान वाले बातें बना रहे हैं। मुझे उनकी ये घिनौनी और लालची फितरत देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बच्ची नब्या की जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी थी, उन लोगों से उसका रिश्ता तय करके। कबीर के पिता आनंद जी ने दादाजी के कंधे पर हाथ रखा और समझाने वाले लहजे में कहा, पिताजी आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? कल बारात का दिन है, हमें इस वक्त उनसे कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आखिरकार हमारी बच्ची की इज्जत का मामला है। दादाजी ने भारी मन से केवल अपना सर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पर छाई चिंता साफ बता रही थी कि वो खुश नहीं है। वो नब्या से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बेहद मासूम और निश्चल लड़की थी। आनंद और कबीर के समझाने पर वो उस वक्त तो खामोश हो गए, लेकिन उन्हें आरव के परिवार की लालची फितरत का अच्छे से अंदाजा हो चुका था। तभी दादाजी गंभीर होकर बोले, मैं उनसे सुबह ही बात करता हूँ। नब्या की सुरक्षा के लिए मैं कानूनी तौर पर शादी के एग्रीमेंट और स्त्री धन में एक बड़ी रकम सुरक्षित करवाना चाहता हूँ। बस यही वजह थी जहाँ से बात पूरी तरह बिगड़ गई। दादाजी चाहते थे कि नब्या के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़के वाले स्त्री धन और सुरक्षा बांड के रूप में 50 लाख की गारंटी पर साइन करें, लेकिन आरव का बाप इस बात पर किसी भी सूरत में राजी नहीं हुआ। ऊपर से वो आरव जो कल नब्या का पति बनने वाला था, वो भी फोन पर दादाजी से बदतमीजी और बहस करने पर उतर आया। बात बिगड़ने की असली वजह उनका बेकाबू लालच था। लड़के वाले मांग कर रहे थे कि शादी होते ही आरव को कबीर की कंपनी में सीधे जीएम बना दिया जाए और सारा बिजनेस ऑपरेशंस उसी के अंडर सौंप दिया जाए, और साथ ही उन्हें नगद 50 लाख भी दिए जाएं। दादाजी भली भांति जानते थे कि आरव जैसे गैर जिम्मेदार लड़के को कंपनी सौंपना बिजनेस को डुबाने के बराबर था। जब दादाजी ने अपनी शर्त दोहराई कि ठीक है, मैं 50 लाख की सुरक्षा राशि नब्या के नाम पर जमा करने को तैयार हूँ और आरव को नौकरी भी दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें भी नब्या के नाम पर उतनी ही कीमत की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी। ये सुनते ही लड़के वालों के तन बदन में आग लग गई। वे लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि अनाथ नब्या से सब कुछ हड़प लेंगे और बाद में उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेंगे, लेकिन दादाजी ने उनके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन आरव की बारात नहीं आई। शादी के मंडप में सारे मेहमान तरह तरह की बातें बना रहे थे। नब्या अवाक सी दुल्हन के जोड़े में सजी खुद को आईने में देख रही थी। इधर सदमे की वजह से दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा इन्हें कोई गहरा मानसिक झटका लगा है। दादाजी की हालत देखकर कबीर के पिता आनंद जी ने कबीर का हाथ पकड़ा और बेहद भावुक होकर कहा, कबीर, पिताजी इस बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। अगर आज इसकी बारात लौट गई तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। समाज इसे जीने नहीं देगा। कबीर, तुम नब्या से इसी वक्त शादी कर लो। ये सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन कबीर की मां नीलम जी इस फैसले से अंदर ही अंदर खुश हो गई। वो किसी भी तरह कबीर को अब दोबारा न्यूयॉर्क जाने नहीं देना चाहती थी, जिसके सर पर हमेशा वहां जाकर नौकरी करने का भूत सवार रहता था। भले ही यहाँ भारत में उसके पिता के करोड़ों का जमा जमाया बिजनेस था। नहीं पापा, मैं अब दोबारा कभी भी शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरी तरफ से साफ इनकार है। कबीर ने खुद को इस जिम्मेदारी से बचाना चाहा, लेकिन माँ और पिता के आंसुओं और दादाजी की गिरती धड़कनों ने उसे इस कदर घेरा कि उसे आखिरकार सिर झुकाकर हामी भरनी ही पड़ी। और इस तरह बेहद कम उम्र की नब्या उसकी जिंदगी में आ गई। कबीर जिस लड़की को बहुत मासूम और नासमझ समझ रहा था, उसी लड़की ने कमरे में आते ही उसे साफ शब्दों में कह दिया था
कि वो उम्र में उससे बहुत बड़ा है और वो किसी भी हाल में इस शादी को दिल से स्वीकार नहीं कर सकती। कबीर भी कोई जोर जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं था, इसीलिए उसने नब्या को पूरा वक्त और अपनी मर्जी से जीने का हक दिया। दोनों ने वो पहली रात बिना एक दूसरे को छुए मुकम्मल खामोशी में गुजारी। चूंकि ऐन वक्त पर शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया था, इसीलिए अगले दिन होने वाला रिसेप्शन रद्द कर दिया गया। दादाजी ने खुद कहा था कि जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएंगी तब कोई अच्छा दिन देखकर रिसेप्शन रख लेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब दादाजी ने नब्या को रोता हुआ और उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने नब्या का हाथ थामकर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या मेरे इस फैसले से तुझे खुशी नहीं हुई? कम से कम तू आरो जैसे लालची और घटिया लोगों से तो बच गई। नब्या ने रुआंसा मुंह बनाकर शिकायती लहजे में कहा, यह क्या किया आपने मेरे साथ दादाजी? भले ही आप मुझे सारी जिंदगी इसी घर में बिना शादी के रहने देते, मुझे मंजूर था, लेकिन आपने एक तलाकशुदा और इतनी बड़ी उम्र के शख्स से मेरा फेरा करवा दिए, बस इसीलिए कि वो आपका पोता है। उसके शब्दों में गहरा दर्द और कड़वाहट थी। दादाजी नब्या की नासमझी पर धीरे से मुस्कुरा दिए। अरे मेरी बच्ची, कबीर बहुत सुलझा हुआ और परिपक्व लड़का है। वो इतना पढ़ा लिखा और समझदार है कि कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती या गलत व्यवहार नहीं करेगा। और आज के समय में उम्र का थोड़ा बहुत फासला तो आम बात है। थोड़ा बहुत फासला दादाजी, क्या हो गया है आपको? नब्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उम्र में मुझसे पूरे 16 साल बड़े हैं। वो रोने ही वाली थी कि उसने अपनी बात बदली। चलिए, आपने जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन आपने कल रात ही मेरी विदाई उनके कमरे में क्यों करवा दी? मैं उनके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुंह फुलाकर बात करती हुई नब्या दादाजी को बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, इसीलिए वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें मुस्कुराता देख नब्या चिढ़कर पीछे पलटी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जैसे ही वो गुस्से में पलटी, सामने खड़े शख्स को देखकर उसके कदम वहीं जम गए और वो पत्थर की हो गई। कबीर अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे दरवाजे के सहारे खड़े बड़े गौर से उसे देख रहा था। कबीर का कद अच्छा खासा लंबा और चौड़ा था, जबकि नब्या उसके सामने बेहद दुबली पतली और नाजुक सी थी। नब्या के चेहरे पर इस वक्त जो मासूम गुस्सा था, उसे कबीर खामोशी से पढ़ रहा था। कबीर की गहरी नजरों से असहज होती हुई नब्या फौरन उसके बगल से निकलकर कमरे से बाहर भाग गई। नब्या के जाते ही कबीर ने दादाजी की तरफ देखा और थोड़े शिकायती लहजे में कहा, पापा, आपने इस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। वो अभी बहुत छोटी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे कानूनी तौर पर आज़ाद कर दूंगा। ये अपनी पसंद से अपनी उम्र के किसी भी लड़के से बाद में शादी कर सकती है। दादाजी ने तुरंत अपने कानों को हाथ लगाया। कबीर, ऐसा सोचना भी मत। जिंदगी भर के लिए अब तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी है। उसे इतना सम्मान और प्यार देना कि वो खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आए। अभी वो बच्ची है, थोड़ी नाराज है, लेकिन देखना उसकी ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दादाजी की बात सुनकर कबीर गहरी सोच में डूब गया। नब्या कबीर से बहुत दूर दूर रहने लगी। जब भी कबीर कमरे में आता, वो जानबूझकर उठकर बाहर लिविंग लाउंज में जाकर बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन वो कमरे में आई और बेहद उदास और बेजार सी बेड पर बैठकर अपना मोबाइल देखने लगी। आरो का नंबर तो उसने शादी के तुरंत बाद ही ब्लॉक कर दिया था और वो दोबारा कभी उस धोखेबाज इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। नब्या को अंदाजा नहीं था कि कबीर इस वक्त वॉशरूम में शावर ले रहा है। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला। चंद लम्हों बाद जब कबीर सिर्फ कमर पर एक ब्लैक टॉवल लपेटे अपने गीले बालों को सुखाता हुआ बाहर आया तो नब्या के होश उड़ गए। उसने आज तक किसी लड़के को इस तरह अर्धनग्न हालत में नहीं देखा था। शर्म के मारे उसकी नजरें जमीन में गड़ गई। उसका आधुनिक और शहरी दिमाग भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह कबीर उसका पति है। कबीर के चौड़े और गठीले सीने पर पानी की बूंदें चमक रही थी। कबीर ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में नब्या को देखा, जिसका चेहरा शर्म और झेप के मारे बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। नब्या का बस नहीं चल रहा था कि वो जमीन फाड़कर समा जाए या कमरे से भाग निकले। वो तेजी से बेड से उठी और अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई जैसे ही बाहर भागने लगी,
कबीर ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर के अचानक हाथ पकड़ने पर वो बुरी तरह सिटपटा गई और घबराकर दीवार से जा चिपकी। अब आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़िए मेरा हाथ। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए बड़ी संजीदगी और नरमी से कहा, नव्या, शायद तुम मुझे कोई बहुत बुरा या शातिर इंसान समझती हो। देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत अचानक था। ना तो मैं इस शादी के लिए तैयार था और ना ही तुम मुझसे ब्याह करना चाहती थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और था, लेकिन जरूरी नहीं कि हम पति पत्नी बनकर ही इस कमरे में रहें। हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। कबीर ने अपनी बात जारी रखी। वैसे भी तुम बहुत मासूम हो, उम्र में छोटी हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो वाकई गलत था, इसीलिए मुझसे ज्यादा घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे एक बुरा इंसान मत समझो। कबीर ने जिस मैच्योरिटी और नरमी से उसे समझाया, नव्या के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो नजरें झुकाए मुसलसल अपने होठों को चबा रही थी। इस अंदाज में वो कबीर को बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। न चाहते हुए भी कबीर का दिल उसकी मासूमियत की तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने इस जज्बात को दबा लिया। दरअसल अपनी पहली अमेरिकी पत्नी मार्थ से मिले धोखे के बाद कबीर का औरतों पर से भरोसा ही उठ गया था। शादी के बाद उसे पता चला था कि मार्थ एक बेहद आधुनिकता के नाम पर बदकिरदार और मतलबी औरत थी, जो आज एक पुरुष पर मरती तो कल दूसरे पर। कबीर को लगता था कि शायद वेस्टर्न कल्चर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन आज उसके सामने एक बेहद संस्कारी, घरेलू और मासूम भारतीय लड़की खड़ी थी, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य कबीर का दिल मोह रहा था। कबीर के वजूद से आ रही महंगे परफ्यूम और शावर जेल की खुशबू नव्या के दिलो दिमाग पर एक अजीब सा जादू कर रही थी। एक अजीब सी सिहरन नव्या को अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई। वो शर्मा भी रही थी, लेकिन उसका दिल भी इस अट्रैक्शन के आगे मचलने लगा था। आखिरकार वो भी एक जवान लड़की थी, और जब सामने कबीर जैसा डैशिंग और हैंडसम आदमी पति के रूप में खड़ा हो तो आकर्षण होना स्वाभाविक था। नव्या अपने पसीने से तमतमाते चेहरे को झुकाए समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर एक ऐसी हलचल मची है। कबीर उसकी खामोशी देखकर हैरान था। तभी नव्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उंगली उठाकर कबीर को चेतावनी देते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? आप मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे? वो पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती थी। ये सुनकर कबीर के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसने दोस्ती के लिए अपना हाथ नव्या की तरफ बढ़ाया। नव्या ने चंद लम्हे सोचा, फिर कबीर के बड़े और मजबूत हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखें कबीर पर टिकाते हुए वर्ण करने वाले लहजे में बोली, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। ये बात आप याद रखिएगा। कबीर इस छोटी सी लड़की का ये बचकाना गुस्सा देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। यार नव्या, तुम हर वक्त ऐसे देवदास बनकर क्यों बैठी रहती हो? देखो, तुम मेरे भाई की बीवी बनी हो। कबीर भैया इतने हैंडसम है कि कॉलेज और खानदान की लड़कियां उन पर मरती थी, लेकिन उन्होंने शादी भी की तो एक विदेशी लड़की से, जिस लड़के के लिए सब लड़कियां ठंडी आहें भरती थी। वो भगवान ने तुम्हारी झोली में बिन मांगे डाल दिया, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा उतरा रहता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस सूखी हुई आम की गुठली यानी आरो से तुम्हारी जान छूट गई। रिया और नव्या इस वक्त घर के लॉन में बने गार्डन एरिया में बैठी थी। नव्या ने नीले रंग का एक खूबसूरत फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो गार्डन के झूले पर बैठी किसी उदास राजकुमारी जैसी दिखाई दे रही थी। रिया की बात सुनकर नव्या ने मुंह सिकोड़ा। इतने भी कोई हुस्न के देवता नहीं है तुम्हारे भाई। एक तो वो उम्र में कितने बड़े हैं, मेरा और उनका क्या जोड़ था, जो दादाजी ने जबरदस्ती मेरी शादी उनसे करवा दी। रिया को कबीर के खिलाफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने गुस्से में कहा, देखो नव्या, मेरे भैया के बारे में ऐसा मत कहो। अभी भी जैसे ही वो न्यूयॉर्क से वापस आए हैं, खानदान की कितनी ही लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए राहें बिछाए बैठी हैं। वो बेहद ग्रेसफुल और हैंडसम है, और तुम हो कि। नव्या ने चिढ़कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। काश उन्हीं लड़कियों में से किसी एक की शादी इनसे हो जाती, मेरी नहीं होती तो अच्छा था।
रिया उससे नाराज होकर वहां से चली गई, जबकि नव्या अकेली बैठी सोचने लगी कि क्या उसने वाकई कुछ ज्यादा कह दिया। उसी शाम कबीर की मां नीलम जी नव्या के कमरे में आई और प्यार से बोली, नव्या बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज कबीर के मामा जी के घर तुम दोनों का डिनर है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नव्या का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो नीलम आंटी के सामने इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो तैयार होने के लिए कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तब उसने रिया की मदद ली। रिया ने अलमारी खंगालते हुए एक शानदार ब्लैक कलर का अनारकली सूट निकाला। नव्या तुम्हें ब्लैक कलर का सूट पहनो, इसमें तुम बहुत क्लासी लगोगी, वैसे भी ब्लैक तुम पर बहुत खिलता है। और रुको, भैया का भी एक ब्लैक जोधपुरी सूट निकाल देती हूँ, तुम दोनों की मैचिंग हो जाएगी। रिया ने नव्या का हल्का सा सलीकेदार मेकअप कर दिया और नाजुक सी ज्वेलरी पहनाई, जिससे नव्या की खूबसूरती किसी चांद की तरह चमक उठी। कबीर बाहर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आया और कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर सीधे नव्या पर पड़ी। आज इस गैर मामूली और दिलकश लिबास में नव्या अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। कबीर उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कबीर को इस तरह खुद को देखते पाकर नव्या घबरा गई और फौरन खड़ी होकर बोली, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कबीर ब्लैक कलर के शानदार जोधपुरी सूट में तैयार होकर नीचे लिविंग लाउंज में आया, तो उसकी बेहद रॉयल और प्रभावशाली शख्सियत को देखकर नव्या अपनी नजरें नहीं हटा पाई। कबीर वाकई बहुत अट्रैक्टिव और डैशिंग लग रहा था। नव्या को इस तरह खुद को एकटक घूरते देख कबीर मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और फुसफुसाकर बोला, क्यों ऐसे क्या देख रही हो नव्या, नजर लगाओगी क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना हैंडसम पति मिला है। नव्या फौरन झेंप गई और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बड़ी खुशफहमी है आपकी, इतने भी प्यारे नहीं हैं आप। वे दोनों इसी तरह नोक झोंक करते हुए घर से बाहर निकले और कबीर की गाड़ी में बैठकर उसके मामा जी के घर पहुंच गए। मामा जी के घर पर सबका स्वागत बहुत ही शानदार और गर्मजोशी से हुआ। नव्या की मुलाकात इससे पहले कबीर के मामा की बेटी आयशा से हो चुकी थी, इसीलिए वे दोनों एक तरफ सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। कबीर अपने मामा मामी और बाकी कजिन्स के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया। बातों बातों में आयशा ने नव्या के चेहरे को घूरते हुए कहा, वैसे नव्या, शादी के बाद लड़की के चेहरे पर जो एक अलग सा ग्लो और निखार आता है ना, पति का प्यार पाकर, वो तो तुम्हारे चेहरे पर कहीं दिख ही नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? आयशा बात करते हुए भी बार बार कबीर को ही देखे जा रही थी। कबीर के चेहरे से नजरें हटाना आयशा के लिए नामुमकिन था। इतने सालों बाद कबीर को देखकर आयशा की यही ख्वाहिश थी कि वो कबीर से शादी करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर नव्या बाजी मार ले गई, जिससे आयशा अंदर ही अंदर नव्या से जलती थी। नव्या अपने भोलेपन से खुली किताब की तरह आयशा से फौरन बोल पड़ी, नहीं दीदी, कहाँ से आएगा निखार? दादाजी ने तो मेरे साथ जबरदस्ती की है, बारात नहीं आई थी तो क्या होता, 2-4 दिन लोग बातें करते और फिर चुप हो जाते, लेकिन उन्होंने फौरन मेरी शादी कबीर जी से करवा दी। वो उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं, उनके साथ मेरी कोई वाइब भी मैच नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वो कोई अंकल हैं और मैं उनके सामने कोई छोटी बच्ची। शादी को कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं कि हमारा ये रिश्ता टिक पाएगा। आयशा तो जैसे यही सुनना चाहती थी। नव्या की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक कुटिल और दिल फरेब मुस्कान आ गई। जब डिनर का वक्त हुआ तो आयशा ने जानबूझकर आगे बढ़कर खुद अपने हाथों से कबीर को खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वो कबीर के ठीक बगल वाली खाली चेयर पर बैठ गई, जबकि नव्या सामने कबीर की मामी जी के साथ बैठी थी। जिस तरह आयशा बार बार कबीर को चीजें प्लेट में बढ़ा रही थी और कबीर के करीब होने की कोशिश कर रही थी, कबीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार नजरें घुमाकर सामने बैठी नव्या को देख रहा था कि उसका क्या रिएक्शन है। इधर नव्या आंखें फाड़े आयशा की हरकतों को देख रही थी। आयशा कभी बात करते हुए कबीर के कंधे को छूने की कोशिश करती तो कभी उसके हाथ को टच करती। हद तो तब हो गई जब कबीर को अचानक थोड़ी सी खांसी आई।
तो आयशा ने फौरन पानी का गिलास उठाकर खुद कबीर के मुंह से लगा दिया। ये सब देखकर नब्या के अंदर अचानक जलन की एक तेज लहर उठी। उसे समझ नहीं आया कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। उसने गुस्से में खाना भी नाम मात्र का खाया और मुंह फुलाकर बैठ गई। फिर उसने कबीर के पास जाकर चिढ़कर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। कबीर ने कहा, लेकिन नब्या, अभी तो मामा जी मुझसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। नब्या तुरंत तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही कैब करके घर चली जाती हूँ। कबीर ने जब ये सुना तो डर गया कि ये नासमझ लड़की कहीं सचमुच गुस्से में अकेले रात को घर से ना निकल जाए। उसने बड़ी मुश्किल से मामा मामी से जाने की इजाजत ली और दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की, उसने नब्या का उतरा हुआ और गुस्से से लाल चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें नब्या? अचानक तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? हमें आए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ था। तुमने मामा मामी का चेहरा देखा, उन्हें कितना बुरा लग रहा था हमारे इतनी जल्दी आने से। नब्या ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अच्छा, आपको उनका बुरा लगना तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो मुझे वहां बुरा लग रहा था उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कबीर ने गाड़ी चलाते हुए टकटकी बांधकर उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या मतलब? तुम्हें वहां ऐसा क्या बुरा लग गया? नब्या पहले तो खामोश रही, फिर अपना मुंह बिगाड़कर पूरी शिद्दत से बोली, जिस तरह आपकी वो कजिन आयशा आपके चिपकने की कोशिश कर रही थी, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये जानते हुए भी कि आप, खैर, न चाहते हुए भी अब आप मेरे पति बनाए जा चुके हैं, तो क्या आपको ये शोभा देता है कि कोई लड़की आपके इतना करीब आए और आपको खाना परोसे? कबीर नब्या के इस तलखी के पीछे की असली वजह यानी उसकी जलन को अंदर तक समझ चुका था, लेकिन वो बस उसके मुंह से ये सच उगलवाना चाहता था। उसने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा, तो यूं कहो ना नब्या कि मेरे करीब किसी दूसरी लड़की को देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया था। अगर मुझे खाना सर्व करना और मेरे बगल में बैठना तुम्हारा हक और फर्ज था, तो तुम्हें आकर बैठना चाहिए था ना। तुमने वो जगह खाली क्यों छोड़ी कि कोई दूसरी औरत वहां आकर बैठे? उसने अपनी भौहें उचकाकर नब्या को घेरा। नब्या एक पल के लिए कबीर का मुस्कुराता चेहरा देखती रही, फिर झटके से अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमाकर बाहर देखने लगी और बुदबुदाई, हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मर्दों को। पत्नी जब वक्त पर हक न जताए तो तुम लोग बाहर बाकियों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हो और दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने लग जाते हो। नब्या की ये बात सुनते ही कबीर का चेहरा एकदम संजीदा और सख्त हो गया। उसने गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, नब्या, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाओ। मैं कैसा इंसान हूँ ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे तुम्हारे सामने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। आइंदा से मैं तुम्हें कभी अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। कबीर के इस गुस्से पर नब्या के सब्र का बांध टूट गया और वो भी चिल्ला पड़ी, हाँ, तो मत लेकर जाइएगा मुझे अपने साथ। जाइए, उसी आयशा को ले जाइएगा जो बड़ी चिपक चिपक कर आपके साथ बैठ रही थी। घर पहुंचते ही नब्या पैर पटकती हुई तेजी से ऊपर अपने कमरे में चली गई। कबीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने कोई बात नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। इस घटना को बीते कई दिन हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। दादाजी और घर के बाकी सदस्यों के सामने वे खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाते, लेकिन अपने कमरे की चार दीवारी के भीतर वे दो अजनबियों की तरह थे। कबीर ने कई बार पहल करने और बात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नब्या का मूड दिन ब दिन और खराब होता चला गया। वो चाहकर भी कबीर को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग बार बार इसी बात पर आकर अटक जाता था कि कबीर उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। भला वो अपने से 16 साल बड़े इंसान से कैसे तालमेल बिठा सकती है? यही सोच उसे कबीर से दूर रख रही थी, जिससे वो गहरे तनाव और अकेलेपन में डूबती जा रही थी। एक दोपहर जब वो कमरे में बेहद उदास और बेजार बैठी थी, तो उसने यूं ही अपना फोन उठा लिया। तभी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज चमका, जिस पर उसका नाम लिखा था। हेलो नब्या, भूल तो नहीं गई मुझे?
नब्या ने बिना वक्त गंवाए फौरन टाइप किया, कौन हो तुम? तभी उस नंबर से सीधे वीडियो कॉल आने लगी। नब्या पहले तो हिचकिचाई, लेकिन उत्सुकता के मारे उसने कॉल अटेंड कर ली। स्क्रीन पर सामने आरव बैठा था। आरव को इतने हफ्तों बाद अचानक अपने सामने देखकर नब्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, आरव, तुम अब क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी तमाशा बना दी, और अब किस हक से मुझे मैसेज कर रहे हो? आरव ने तुरंत अपने चेहरे पर गहरा दुख ओढ़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी आस्तीन से उन्हें पोंछने का नाटक करने लगा। नब्या उसका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ, तुम्हें रो क्यों रहे हो? आरव सुबकते हुए बोला, जो इंसान अपनी सच्ची मोहब्बत को खो दे वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा नब्या? तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम मेरी जिंदगी थी? मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, इसीलिए तो मैंने अपने घर से रिश्ता भेजा था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने सब खराब कर दिया। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैंने और मेरे परिवार ने दहेज की मांग की थी, लाखों रुपए और कंपनी में हिस्सेदारी मांगी थी, लेकिन सच तो ये है कि ये सब मेरे माता पिता का लालच था, मेरा नहीं। मैं तो आज भी तुम्हारे लिए उसी तरह पागल हूँ, पर तुमने मेरा थोड़ा सा इंतजार भी नहीं किया और फौरन कबीर से शादी कर ली। मैं यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ। काश मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें अपना लेता। नब्या एक बार फिर आरव के बुने हुए जाल में फंसने लगी थी। वो शहर में पली बढ़ी होने के बावजूद अंदर से बेहद भोली भाली थी, जिसे दुनिया के छल कपट का कोई अंदाजा नहीं था। वो आरव की चिकनी चुपड़ी बातों में आती चली गई। उसने अपने बचकानेपन में बहकर कहा, मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी आरव, तुम्हें पता है जब तुम्हारी बारात नहीं आई तो मैं कितना रोई थी, लेकिन फिर दादाजी की बिगड़ती हालत और इज्जत बचाने के लिए मुझे कबीर जी से शादी करनी पड़ी। जानते भी हो वो उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं। मैं तो उनकी मौजूदगी में कमरे से बाहर चली जाती हूँ। मैंने आज तक उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दिया। वो कहीं से भी मेरे पति बनने के लायक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। नब्या रो रो कर अपनी भड़ास निकाल रही थी और आरव स्क्रीन के उस पार से यही सब सुनना चाहता था। उसका असली मकसद नब्या को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर दोबारा अपने करीब लाना था, ताकि वो उसे अपने साथ भगा ले जाए और बाद में उसके अमीर दादाजी से फिरौती के रूप में लाखों रुपए वसूल कर सके। वो अभी बात कर ही रही थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसके पीछे से झटके के साथ फोन छीन लिया। नब्या की सांस मानो हलक में ही अटक गई। उसने घबराकर पलटकर देखा तो पीछे कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त तीखा और जानलेवा गुस्सा था। नब्या का वजूद कांप उठा, क्योंकि उसने आज तक कबीर का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। कबीर ने बिना कुछ सोचे समझे वीडियो कॉल काटी और फोन को जोर से फर्श पर पटक दिया, जिससे स्क्रीन चटक गई। इसके तुरंत बाद उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ नब्या के गाल पर जड़ दिया। कबीर दहाड़ा, ये क्या बेहयाई है नब्या, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जो शख्स ऐन शादी के दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, तुम्हें दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। उस वक्त मैंने तुम्हें सहारा दिया, अपना नाम दिया, इस घर में तुम्हें कुल की बहू बनाकर पूरे सम्मान के साथ रखा, और तुम अपने पति के घर में बैठकर उसी के कमरे में अपने पहले मंगेतर से बात कर रही हो, अपने पति की बुराइयां कर रही हो। नब्या का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग पर आरव की बातें हावी थी। वो रोते हुए चिल्लाई, आप होते कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाले? मैंने आपको कभी अपना पति माना ही नहीं है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं आरव से प्यार करती हूँ। आरव ने मुझे सब बता दिया है कि वो लालच उसके माँ बाप का था, उसका नहीं। मैं आपको कभी अपना पति नहीं मान सकती, आप जबरदस्ती मुझ पर थोपे गए हैं। नब्या की ये कड़वी बातें सुनकर कबीर को गहरा धक्का लगा। उसे अंदर ही अंदर अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हुई महसूस हुई। उसे दादाजी के उस भावुक फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा, जिसके कारण उसने ये शादी की थी। उसने एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ी और बेहद सख्त लहजे में कहा, आइंदा अगर मैंने तुम्हें उस लड़के से बात करते या उसके बारे में सोचते भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नब्या, मेरी शराफत और नरमी का नाजायज फायदा उठाना बंद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है।
ये कहकर वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इस भयानक झगड़े के बाद नव्या पूरी तरह घर के बाकी सदस्यों से कट गई। वो अपनी सहेली रिया से भी ठीक से बात नहीं करती थी। अगर रिया पहले की तरह उससे हंसी मजाक करने की कोशिश करती तो नव्या उल्टा उस पर चिल्ला देती। रिया और माँ नीलम जी भी उसके इस बदले हुए व्यवहार से हैरान परेशान थी, लेकिन कबीर के डर से वे उससे सीधे कुछ पूछ नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि नव्या ने बीमार दादाजी के पास बैठना भी बहुत कम कर दिया था। इस वक्त उसे पूरा परिवार अपना दुश्मन और सिर्फ आरो ही अपना शुभचिंतक लग रहा था। आरो पिछले कई दिनों से उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुला रहा था। आखिरकार एक दिन नव्या उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने शहर के एक पॉश रेस्टोरेंट में मिलने का समय तय किया। नव्या ने घर में बहाना बनाया कि वो कुछ देर के लिए शॉपिंग करने जा रही है और वो ड्राइवर के साथ कार में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। आरव वहां पहले से ही एक कोने की टेबल पर बैठा था। नव्या को देखते ही उसने अपनी बातें शुरू कर दी और सहानुभूति बटोरने के लिए बार बार टेबल पर नव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही आरव के हाथों ने नव्या को छुआ, नव्या के पूरे वजूद में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसे अचानक कबीर का संजीदा चेहरा और अपने दादाजी का वो बीमार चेहरा याद आने लगा। नव्या ने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। कबीर उससे उम्र में जरूर बड़े थे और उसने कबीर के साथ इतनी बदतमीजी की थी, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन शादी के इतने महीनों बाद भी कबीर ने कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो हमेशा उसकी मर्जी का सम्मान करता रहा। दूसरी तरफ आरो था, जिसके परिवार की वजह से दादाजी अस्पताल पहुंच गए थे। एक पल के 1000वें हिस्से में नव्या के अंदर सोई हुई समझदारी जाग उठी। उसने एक गहरी सांस ली और आरो के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाकर कहा, देखो आरो, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यही बताने आई हूँ कि अब मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ। मेरे पति कबीर हैं, चाहे जिन भी परिस्थितियों में हमारी शादी हुई हो। मैं मानती हूँ कि मैं बचकानी हूँ और मुझमें अभी उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द से इस तरह छिपकर मिलना गलत है। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे कभी फोन या मैसेज नहीं करोगे, वरना मजबूरन मुझे ये सब अपने पति कबीर को बताना पड़ेगा। ये कहकर नव्या जैसे ही सीट से उठी, आरो ने गुस्से में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जबरन बिठाने लगा। ठीक उसी पल कबीर उस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अपनी पत्नी का हाथ एक गैर मर्द के हाथ में देखकर कबीर के तन बदन में आग लग गई। आखिरकार नव्या उसकी पत्नी थी, उसके परिवार की मान मर्यादा थी। वो कबीर की गैरत को इस तरह सरेआम नीलाम कैसे कर सकती थी। कबीर बिना एक पल गंवाए चीते की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने सीधे आरो के मुंह पर ताबड़तोड़ कई मुक्के जड़ दिए। वार इतना जोरदार था कि आरो के सामने के 2 दांत टूट गए और उसकी नाक और मुंह से खून के फव्वारे फूट पड़े। आरो दर्द से कराहा हुआ फर्श पर गिर गया। उसकी अच्छी खासी मरम्मत करने के बाद कबीर ने नव्या का हाथ पकड़ा, जो डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी। कबीर ने उसे तकरीबन घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर लाया और गाड़ी में डालकर तेज स्पीड से घर की तरफ दौड़ा दी। नव्या इस वक्त कबीर के खामोश और रौद्र रूप को देखकर बेतहासा खौफज़दा थी। वो रोते हुए डरते डरते बोली, कबीर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। मैं आरव को सिर्फ ये वार्निंग देने आई थी कि वो दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। लेकिन कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गाड़ी चलाते हुए ही अपना बायां हाथ घुमाकर एक थप्पड़ नव्या के मुंह पर जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो नव्या, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन कैसे कर लूं? अगर तुम सिर्फ मना करने गई थी तो उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रखा था? अगर तुम्हें उसे मना ही करना था तो तुम मुझे बता सकती थी कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं अभी तुम्हें सीधे दादाजी के सामने ले जाऊंगा और पूरे होशो हवास में तुम्हारे साथ इस झूठे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत तमाशा बना लिया अब और नहीं। नव्या की सांस हलक में ही अटक गई। वो समझ गई थी कि आज उसका सब कुछ खत्म होने वाला है।
जब वे दोनों घर पहुंचे तो देखा कि दादाजी बाहर लॉन में खुली हवा में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई लग रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वे हाँफते हुए अपनी बहू नीलम से कह रहे थे, बहू, मुझे सुबह से बहुत घबराहट हो रही है, दिल बेचैन है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नीलम जी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। उसी वक्त कबीर और नब्या वहां पहुंचे। कबीर ने जैसे ही दादाजी की हालत देखी, वो रेस्टोरेंट का सारा गुस्सा भूल गया। नीलम जी ने रोते हुए कहा, कबीर, जल्दी करो, अपने दादाजी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, सुबह से इनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। कबीर और आनंद जी फौरन दादाजी को गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। दादाजी अपने सीने पर हाथ रखकर मुसलसल उसे दबा रहे थे। उन्होंने हाँफते हुए कबीर का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा कबीर, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, नब्या का ख्याल रखना। वो अभी बच्ची है, नादानी में कोई भी गलती कर सकती है। उसने बचपन से बहुत दुख देखे हैं कबीर, उसके साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। उसे अपनी छोटी बहन या बच्ची समझकर उसकी गलतियों को माफ कर देना। उम्र में तुम उससे बड़े और समझदार हो, उसे एक सच्चे जीवन साथी की तरह समझाना, लेकिन कभी ऐसा कदम मत उठाना कि वो बच्ची अनाथ होकर कहीं की ना रहे। दादाजी की बातें सुनकर कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से सिर हिलाया और उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने के चंद घंटों बाद ही दादाजी ने दम तोड़ दिए और इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। जब यह खबर घर पहुंची तो नब्या दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, भगवान के लिए अपनी आंखें खोलिए। लेकिन दादाजी हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुके थे। दादाजी के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद जब नब्या रात को कबीर के कमरे में आई तो कबीर खिड़की के पास बेहद गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसने बिना मुड़े दो टूक लहजे में नब्या से कहा, नब्या, अगर मैं अब तक रेस्टोरेंट वाली बात पर खामोश हूँ और मैंने तुम्हारे साथ इस रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म नहीं किया है, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अस्पताल में दादाजी को उनकी आखिरी सांसों के वक्त कसम दी थी। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। मैं उनके दिए वादे के मुताबिक जीवन भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा, लेकिन मैं कभी तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कबीर का ये बर्फीला और सर्द व्यवहार नब्या के दिल को चीर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो नासमझ लड़की पहले नहीं जानती थी, लेकिन इन कुछ दिनों की जुदाई और कबीर के खोने के डर ने उसे एहसास करा दिया था कि कब उसे अपने इस गंभीर और स्वाभिमानी पति से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन अब कबीर का दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका था और नब्या को उस पत्थर को पिघलाकर दोबारा मोम बनाना था। उसे कबीर के दिल में अपने लिए खोई हुई इज्जत और विश्वास वापस पाना था। अगले कुछ हफ्तों में नब्या पूरी तरह बदल गई। वो सुबह कबीर के उठने से पहले उठती, उसके कपड़े निकालती और उसकी पसंद का खाना खुद अपने हाथों से बनाती। वो हर हफ्ते कबीर के बिना कहे चुपचाप दादाजी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करती और उनकी याद में समय बिताती। कबीर अब बेहद संजीदा और चुपचाप रहने लगा था। नब्या बार बार उससे अकेले में माफी मांगती, अपनी सफाइयां पेश करती। आखिरकार एक दिन नब्या ने कबीर के सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए पवित्र ग्रंथ की कसम खाकर रेस्टोरेंट की उस दिन की पूरी सच्चाई बयां कर दी कि वो आरव को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने गई थी। कबीर खामोश खड़ा उसकी सिसकियां सुन रहा था। जब उसने उस नाजुक और मासूम लड़की को अपने सामने इस कदर टूट कर रोते और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते देखा तो कबीर का सख्त दिल भी आखिरकार मोम की तरह पिघल गया। उसने आगे बढ़कर नब्या के कांपते हाथों को थामा और उसे खींचकर सीधे अपने मजबूत सीने से लगा लिया। नब्या कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसी पल उसने खुद से ये वादा किया कि वो भविष्य में कभी भी अपने पति को कोई तकलीफ या ठेस नहीं पहुंचाएंगी। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मान रही थी कि उसे कबीर जैसा रक्षक और पति मिला था।
दादाजी ने उसके लिए जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। कबीर की बाहों में सुरक्षित महसूस करते हुए नब्या के अंदर एक नई जिंदगी का संचार हुआ। उसने पूरे हक के साथ कबीर की आंखों में देखते हुए बेहद धीमे और रोमानी आवाज में कहा, कबीर जी प्लीज अब मुझे अपनी मर्जी से एक लड़की से पूरी तरह अपनी पत्नी बना दीजिए। कब तक मैं आपकी शादीशुदा पत्नी होकर भी एक कुंवारी लड़की की तरह अधूरी जिंदगी गुजारती रहूंगी। उस रात कमरे की बत्तियां मध्यम थी। नब्या कबीर के चौड़े सीने पर अपना सिर रखे लेटी हुई थी। कबीर ने अपनी शर्ट उतार रखी थी। नब्या जब अपने सीने पर बिखरे उसके घने बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए ये बात बोली तो कबीर के पूरे वजूद में एक अजीब सी हलचल और अट्रैक्शन की लहर दौड़ गई। उसने नब्या को अपनी बाहों में और कसकर भींच लिया और मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, सोच लो नब्या, बाद में फिर से अपना वो उम्र का फासला याद करके रोना धोना शुरू मत कर देना। नब्या ने प्यार से अपना सिर नहीं में हिलाया। नहीं कबीर जी, अब कभी नहीं रोऊंगी। अब मैं पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आपकी हो जाना चाहती हूँ। कबीर ने फौरन नब्या को अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। वो रात उन दोनों के जीवन की सबसे हसीन और यादगार रात बनने जा रही थी, जहां उम्र का हर फासला उनकी मोहब्बत के आगे सिमट चुका था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।